साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। साथियों आज बात होगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की। साथियों कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमन जो भ्रांतियां हैं या कुछ कॉमन कन्फ्यूज़न जो है हमारे माइंड में रहते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या FIR काट सकता है? क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारी प्रीमाइसेस को सीज़ कर सकता है? क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर हमें धमका सकता है? क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर हमें पाबंद कर सकता है कि आप कोई व्यापार नहीं करेंगे जब तक कि मैं कोई अग्रिम आदेश ना दे दूं? तो ऐसे सिनेरियो में कानूनी प्रोटोकॉल क्या है, रक्षा हमारी कैसे होगी और कानूनी बिंदु क्या हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथियों सीज़र करना, सीलिंग करना दो अलग अलग स्थिति है। सीज़र जो है प्राइमरी स्टेज है और सीलिंग जो है ये एक एडवांस स्टेज है। पर इससे पहले जो इम्पेरेटिव प्रोविज़न है वो है सर्च करना। अगर सर्च में मिलेगा इंक्रिमिनेशन तो वहाँ पर सीज़र भी संभव है, वहाँ पर सीलिंग भी संभव है। पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी साहब ने जो BNSS कानून बनाया है जिसमें धारा 105, धारा 185 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही के वही प्रोटोकॉल जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी अब अमल में लाने होंगे। ये लोग करते क्या है कि दुकान पे किसी भी टाइम जो है पहुंच जाते हैं, फिर जो दुकानदार है उसको तंग करते हैं, फिर उसको धमकाते हैं, सैंपल को ड्रॉ करते हैं। दुकानदार जो है पैर पकड़ते रह जाता है, पर चूंकि ये ताकत में है, इनके हाथ में कलम है, दुकानदार कुछ कह भी नहीं पाता। और साथियों हर कोई चाहता है कि उस पर जो है प्रोसिक्यूशन ना हो, जिस कारण हर दुकानदार ये प्रयास करता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को प्रसन्न रखा जाए, उसको आनंद में रखा जाए ताकि हमारे ऊपर अनवारंटेड प्रोसिक्यूशन ना हो। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन हो गए तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेगी सर्विसेज एडवोकेट की। तो बेटर ये है कि हम अपना काम सही तरीके से निपटा लें और फूड सेफ्टी ऑफिसर के कॉलेजन में हम रहें तो हमको फ़ायदा ही होगा। तो साथियों गलत भी क्या इसमें, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। पर साथियों कई बार ऐसा होता है कि आप सही हैं, पर टारगेट पूरा करने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर जबरन जो है कार्रवाइयाँ करते हैं, आपके राइट्स को अफेक्ट करते हैं। उस कंडीशन में ये कंटेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों क्वेरीज को जो है अपन डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहली क्वेरी क्या है कि क्या FIR होगा या नहीं। मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में कोई FIR का स्थान नहीं है। जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी कंप्लेंट पे। और कंप्लेंट के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है कि जो कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो सैंपल ड्रॉ करेगा, सैंपल की जाँच होगी। अगर रेफरल लेबोरेटरी के लिए कोई आपत्ति नहीं है टू द कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ऐसे सिनेरियो के अंदर जो कंसर्न कमिश्नर है फूड सेफ्टी का उससे सैंक्शन लेके सेक्शन 77 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनुपालना करते हुए धारा 26, धारा 59 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत जो है परिवाद दाखिल किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि कैटेगरी क्या है। क्लियर है बात ये। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ केस है मिसब्रांडिंग है तक, तो वहाँ पर कंसर्न जो एडजुडिकेशन ऑफिसर है वो अलग होता है। पर जहाँ पर बात आ गई अनसेफ की, जहाँ बात आ गई एलिट्रेशन की, तो वहाँ पर कंपिटेंट कोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है। क्लियर है बात ये। जब तक कि स्पेशल कोर्ट नोटिफाइड ना हो उस एरिया के लिए, जहाँ स्पेशल कोर्ट है तो वहाँ ट्रायल चलेगी स्पेशल कोर्ट में, जहाँ स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ चलेगी ट्रायल, या वहाँ केस चलेगा इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अगर वो कहते हैं कि मैं FIR काट दूंगा तो आप कहिए भाई पावर नहीं है। क्लियर है बात ये। अपनी बात को जितना आप लीगल वे में कहेंगे, सबमिसिव वे में कहेंगे, उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। उनको ये लग जाना चाहिए कि आप कानून जानते हैं, कानून की आपको पूर्ण जानकारी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रीमाइसेस है उसका जब भी सर्च होगा तो 105 में प्रोविज़न क्या है कि हर एक स्थिति की वीडियोग्राफी होगी। ये लोग करते हैं कि वीडियोग्राफी अगर नहीं करते हैं तो आप सक्षम न्यायालय में 105 BNSS के तहत अपनी आपत्ति को दर्ज कराइए और जो मौका पंचनामा है उसको रद्द करने की मांग कीजिए। हर एक पॉइंट पर हमको लड़ना पड़ेगा, चूँकि हम लड़ते नहीं हैं, तकलीफ हमारे लिए रहती है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पंचनामा होता है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। अनेकों जजमेंट है, सबसे मुख्य जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि अगर मौका कार्रवाई जो है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं मौका पंचनामा, तो ऐसे सिनेरियो में स्पष्ट है कि माइंड अप्लाई नहीं हुआ है, अपितु साइक्लोस्टाइल जो है फंक्शनिंग हुई है, ऐसे सिनेरियो पंचनामा जो है वैलिड नहीं है और ये किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन का बेसिस नहीं हो सकता है। क्लियर बात है। तो आपकी हर एक आपत्ति को आप समझिएगा और टाइमली जो है आप दर्ज कीजिएगा, ये भी आपसे अपेक्षा है। साथियों जो ये मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस मामले में भी नाजायज़ रूप से एक व्यापारी को जो है तंग किया गया, उसकी प्रेमाइसिस को जो है सर्च किया गया,
देन उसको सीज किया गया, देन सील कर दिया। और कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर का कहना यह था कि भाई मैं प्रीमाइसेस को खोल तो दूंगा, पर इसको खोलने के लिए आपको एक निश्चित अमाउंट बतौर फाइन जो है जमा कराना पड़ेगा, और अगर जमा नहीं कराएंगे तो आपका ये कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है या जो प्रीमाइसेस है ये सील ही रहेगा। तो डीसील करने के लिए यहाँ पर अमाउंट को जो है मांगा गया, ये अमाउंट जो है फाइन के रूप में मांगा गया, और डिमांड फुलफिल करने का दबाव बनाया गया, और ये भी कहा गया कि जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगी तब तक प्रीमाइसेस डीसील भी नहीं होगी। और यहाँ पर कितने का मैटर था? सिर्फ 25,000 रुपये का। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि व्यापारी जो है घबरा गया हो, 25,000 जमा करा करके वो दुकान जो है छुड़वाना चाहता हो। उसने कहा भाई मैं लड़ूंगा और जो लीगल राइट मेरा है वो सिक्योर मैं करूँगा। तो उसने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कंसर्न पिटिशन थी उसको दाखिल किया और अपनी आपत्तियों को दर्ज कराया फॉर डीसीलिंग। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रीमाइसेस को डीसील करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप हाईकोर्ट जाएं, आप सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आवेदन पेश कर सकते हैं। और नए कानून में यह व्यवस्था धारा 503 BNSS में दी गई है, और पुराने कानून में यह व्यवस्था धारा 451, धारा 457 CRPC में दी गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तर्क थे। इसका पहला तर्क था कि मुझ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि मैं एक पैटी शॉप करता हूँ जिसमें मैं सेल करता हूँ तंबाकू प्रोडक्ट्स की। इसका कहना है कि जो भी तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं ये गवर्न है बाय सिगरेट्स एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 के तहत, जिस कारण मेरे प्रीमाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में की कार्रवाई गैर कानूनी है। दूसरी बात है कि धारा 38 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बात करता है पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। अगर प्रीमाइसेस को सील करना है तो पावर होनी चाहिए, अगर पावर नहीं है तो किसी भी रूप में प्रीमाइसेस को सील नहीं कर सकते। धारा 38 में ऐसी कोई पावर उन्हें नहीं दी गई है। इनका ये भी कहना है कि फूड सेफ्टी या स्टैंडर्ड रूल्स जो है बने हुए हैं कि जहाँ पर कंसर्न मटेरियल जो है अनसेफ है या सब स्टैंडर्ड है या मिस ब्रांडेड है या उसमें कोई एक्स्ट्रानियस मटेरियल है, तो ऐसे कंडीशन में फूड को जो है सीज किया जा सकता है और कंसर्न फूड को जो कि सीज है उसको ऑपरेटर की कस्टडी में रखवा सकते हैं। पर इसके लिए उसे बॉन्ड जो है जारी करना होगा और सिक्योरिटीज़ की जो है डिमांड भी तत्समय फूड सेफ्टी ऑफिसर कर सकता है, और जो बॉन्ड का वैल्यू होगा ये इज इक्वल टू होगा टू द वैल्यू ऑफ कंसर्न फूड। तो कुल मिला के वापस से जोड़ दिया गया कि अगर फूड मिलावटी है तो आप सीज करो फूड को, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकान को जो है सीज कर दोगे। क्लियर है बात है। एडिशनल पावर इनके पास कैसे आती है कि अगर नियम नंबर 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 में ऐसी स्थिति जो है दिखाई देती है कि फूड को जो है रखना पॉसिबल नहीं है इन कस्टडी ऑफ ऑपरेटर इफेक्टिवली, तो वहाँ पर जिस प्रीमाइसेस में फूड पड़ा हुआ है उस प्रीमाइसेस को सील किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा करने से पहले सैंपल को ड्रॉ करना होगा और ये कंफर्म करना होगा कि कंसेंट जो फूड आर्टिकल है ये मिलावटी है या नहीं है। पर साथियों, अगर जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है अथॉरिटी या एंग्जाइटी में कार्रवाई कर रही है अथॉरिटी, तो वहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस के दौरान अगर ये फैक्ट आपकी जानकारी में आते हैं तो वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराना भी लाजमी है। मैं रिपीट करूँगा कि इसके लिए आपको माननीय उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सेशंस कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष आधिकारिकता है उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आपको अपनी आपत्ति जो है दर्ज करनी है और कंसर्न प्रीमाइसेस को डीसील करने की जो है आपको परमिशन लेनी है। साथियों, एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई प्रोसीडिंग जो है जब कानून में परमिसेबल नहीं है उस प्रोसीडिंग को करना, उसके तहत गलत रूप से बॉन्ड देने के लिए मजबूर करना और कंसेंट जो व्यक्ति है उसकी प्रीमाइसेस को सील करना, ये भी गैर कानूनी कृत्य है कंसर्न अथॉरिटी के पार्ट पे। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है या कई बार देखा गया है कि वो ऐसा करते समय, ऐसा करने के बाद या नोटिस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उससे मिलते हैं तो रिश्वत की आपसे डिमांड भी कर सकता है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास प्राइवेट रिकॉर्डर है तो आप रिकॉर्ड कीजिए, ऐसे मैटर को रिपोर्ट कीजिए CBI को और कंसर्न ACB को, ताकि वो लोग अपनी ट्रैप कार्रवाई सेक्शन 7 PC एक्ट के प्रोटोकॉल के तहत भी सुनिश्चित कर सकें। ये आपका अधिकार है, इसको विशेषता ध्यान रखिएगा। तो साथियों का कहना ये था कि जब कोई चीज़ मिलावटी नहीं, दूसरी बात है कि आपके पास पावर ही नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में कार्रवाई करना अपने आप में ही विधि सम्मत नहीं है। साथियों, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नज़ीरों पर जोर दिया गया। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि कानून को पढ़ो और कानूनी नज़ीरों की लाइट में जो है अपना जिरा रेडी करो, अपना ड्राफ्टिंग रेडी करो। आप करते क्यों कि कार्रवाई हो गई, जल्दबाजी में अपना पिटिशन डाल दिया, फिर पिटिशन को आप आर्ग्यू कर नहीं पाते हो। भाई, मजिस्ट्रेट के पास जो माइंड अप्लाई करने का पावर है ना, उसको इन्हेंस करने के लिए उसमें
आपको वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्स को इजी वे में रिप्रेजेंट करना है। आपको ड्राफ्टिंग इतनी इजी करनी है कि एक क्लास 3 का बच्चा भी जो है समझ सके कि आप क्या कन्वे करने जा रहे हैं। जितना ड्राफ्टिंग कॉम्प्लिकेट करेंगे, जितना मैटर जो है आप नॉन स्पीकिंग करेंगे, जितने कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे, सफलता मिलने की स्थितियां कम हो जाएगी। साथियों बेसिकली देखो, अल्टीमेट मोटिव तो हमारा सफलता ही ना। अब पिटिशन आप लिखो चाहे 100 पेज की, चाहे लिखो 2 पेज की, अल्टीमेटली रिलीफ क्या मिला वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ड्राफ्टिंग के समय आप सुनिश्चित कर लो कि जो कुछ भी लिख रहे हो उसका कितना लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड पर पिटिशन को लिखने के लिए सबसे पहले आप जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको लिखें, वो कार्रवाइयाँ गलत क्यों हैं उसको लिखें, और उस पर कानूनी बिंदु क्या है उसको लिखें। उसके बाद में आप अपना निष्कर्ष लिखें विथ प्रेयर। तो जो पॉइंट नंबर 3 है कानूनी बिंदु, उसको जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो पहला कानूनी बिंदु है जो कि इम्पोर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, नगुर कानी बनाम कमिश्नर तमिलनाडु फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जजमेंट है दिनांक 2/1/24 का। इसके अलावा जजमेंट है एस सुब्रमण्यम बनाम कमिश्नर तमिलनाडु फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जजमेंट है 28/2/2025 का। इसमें यह बात स्पष्ट लिखा गया है कि फॉर सीजर और प्रीमाइसिस कंप्लाइंसेस जो है करनी होगी, और विशेष कंप्लाइंसेस है नियम 2.1.3 सब क्लॉज 4 की। अगर कंप्लाइंसेस नहीं है तो किसी भी रूप में सीजर को जो है हम विधिक रूप से सही नहीं ठहरा सकते। साथियों, जो इस केस में कोर्ट ने केस की स्क्रूटनी करी तो कोर्ट ने माना कि जो कंसेंट सीजर है उसमें धारा 38 को लेकर, या जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स है उसको लेकर, या जो नियम 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स है उसको लेकर कोई भी पालना जो है सुनिश्चित नहीं की गई है। मीन्स सैंपल ड्रॉ नहीं है, सैंपल किस तरह से मिलावटी है इस बात पे एश्योरेंस नहीं है, या इस बारे में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो इस स्थिति के कॉन्टेक्स्ट में, और जो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इस स्थिति के भी कॉन्टेक्स्ट में प्रीमाइसिस को लंबे टाइम तक सील रखा जाना न्याय उचित नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रीमाइसिस को सील करने के आदेश को कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया और डीसील करने के जो है आदेश दे दिए। अब साथियों, जब भी ऐसा हो हमें करना क्या है, सबसे पहले आता है कि हमें किन किन को जो है पक्षकार बनाना पड़ेगा। तो आपको बनाना है पक्षकार कमिश्नर फूड सेफ्टी को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी को, एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पॉइंट पे जो मैंने आपको नोट करा दी है, उस पर जो है आपको रिलाई करना है। और तीसरी बात ये भी अश्योर करना है कि धारा 38 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल्स, इसके अलावा नियम 2.1.3 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स की अनुपालना सुनिश्चित हुई है नहीं हुई है। अगर अनुपालना सुनिश्चित नहीं होती है तो जबरन गैर कानूनी तरीके से सीजर करना अपने आप में ही गैर कानूनी है। इसके अलावा एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है इसको भी जो है देखना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ तंबाकू प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रहे हैं, मीन्स सिगरेट बेच रहे हैं या पान मसाला बेच रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये आर्टिकल जो है कवर है अंडर कंसर्न तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट। तो ऐसे सिनेरियो में चूंकि एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, कार्रवाइयाँ जो है जल्दबाजी में, ड्यू कंप्लाइंसेस नहीं है, जिस कारण आप इन बिंदुओं पर अपना प्रीमाइसिस डीसील करने का आग्रह कर सकते हैं। पर साथियों, घबराने का आपको नहीं है, केवल आपको लॉ पॉइंट्स पे काम करना है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है और प्रॉपर जो है सबमिशंस देने हैं ताकि हम अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकें। घबराना समाधान नहीं है। तो मैंने आज इस अध्याय में आपके 4 अधिकार जो है डिस्कस कर लिए। पहला अधिकार कि जो कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रहा है आपकी प्रीमाइसिस को सील करने की बात करता है या सील कर देता है और रिश्वत की याचना करता है, आप कार्रवाई कीजिए एंटी करप्शन में। दूसरी बात है कि अपनी प्रीमाइसिस में आप कैमरा लगा के रखें कि जब भी वो आ रहा है आपसे क्या बातचीत हो रही है या उसका डीलिंग क्या है, ताकि अगर विभागीय कार्रवाई भी करनी है कि विभाग का व्यक्ति अगर विभाग के बिहार पर पैसे मांग रहा है, छवि खराब कर रहा है, तो ये सीसीए रूल्स का भी उल्लंघन है, उसकी नौकरी भी जा सकती है और मेजर पेनल्टी में इम्पोज हो सकती है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स की अनुपालना सुनिश्चित हुई या नहीं हुई है। इसके अलावा नियम 2.1.3 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल 2011 की अनुपालना सुनिश्चित हुई या नहीं हुई है, इस बारे में भी जो है आप चेकआउट कर सकते हैं और उसकी लाइट में जो है अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं कानून के जो मैंने कन्वे किया आपको, इसलिए आप पार्टिसिपेट करें प्रोसीडिंग में, अपना जवाब सबमिट करें और अपने राइट्स को जो है एज पर लॉ सिक्योर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।